नमस्कार मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था चारों वेदों के बारे में, लुसेंट सीरीज की। आज हम पढ़ेंगे इन 3 टॉपिक के बारे में। कौन-कौन से हैं वो 3 टॉपिक? वेदांग हो गए, पुराण हो गए और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा और उत्तराखंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही जरूरी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। और वैसे भी वेदों के बारे में नॉलेज होना अच्छी बात है। वेदों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में, ठीक है। दोस्तों, वेदांग बने क्यों? हुआ ऐसा कि जब मतलब जब वेदों का संकलन हो गया, वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन कर दिया, तो जब वो आम इंसानों के सामने रखे गए तो वो आम इंसानों के लिए समझना डिफिकल्ट हो गए थे। नॉर्मल सी बात है, डिफिकल्ट होंगी, क्योंकि हमें तो अपनी संस्कृति की बुक समझना भी डिफिकल्ट लगती थी बहुत ज़्यादा। संस्कृत तो होती ही डिफिकल्ट है, इंग्लिश जो इजी होती है संस्कृत से, बट संस्कृत जो है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसा ही हुआ, आम इंसानों को वो समझ में नहीं आई। तो दोस्तों, वेदों को समझने हेतु फिर क्या किया गया, वेदांग बनाए गए। जैसे हमारी बुक है, हमें समझ में नहीं आती तो उसके लिए गाइड बनाई जाती है ना समझने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार जो है वेदांग बनाए गए। वेदांग के कितने भाग हुए थे? 6 भाग जो है वेदांगों के लिए। और वेदांग बने क्यों? वेदों को समझने हेतु। तो दोस्तों, वेदांग के 6 भाग कौन-कौन से थे फिर? तो पहला था शिक्षा, फिर निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प, ठीक है। ये 6 उसके हिस्से बनाए गए, मतलब पार्ट्स बनाए गए। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा मतलब शिक्षा क्यों बनाई गई? ताकि लोगों को उच्चारण करने में आसानी हो, इसलिए जो है शिक्षा उसका पहला हिस्सा बनाया गया, ठीक है। और कल्प क्यों बनाए गए? जैसे रस्म वगैरह होती है ना, तो रस्म वगैरह की जो हेल्प करने के लिए जो है हमारे कल्प बनाए गए। निरुक्त क्यों बनाए गए? निरुक्त से जो है शब्दों की उत्पत्ति हुई, मतलब संस्कृत हो गया, मतलब जैसे शब्दों की उत्पत्ति होने लगी से, मतलब जैसे संस्कृत शब्द है या अन्य शब्द है कोई भी, अब मेरे ध्यान में आ नहीं रहे हैं, मतलब कोई सा भी शब्द है संस्कृत का, उसके लिए जो है निरुक्त बनाए गए, ठीक है। और छंद आप लोगों को पता ही है और व्याकरण तो है ही, ज्योतिषी भी आप लोगों को समझ में आती होगी। तो दोस्तों, इसलिए ये 6 हिस्से बनाए गए इसके। और वेदांग की रचना की हुई वेदों को समझने हेतु, ठीक है। अब वेदांग हमारा समाप्त हुआ, अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वह है पुराण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पुराण ऐसा होता है ना, जो हमारी ऐतिहासिक घटनाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है उसे पुराण कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पुराण सुनने में जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहानी के रूप में होती है पुराण, मतलब अच्छे से होती है। तो इसलिए जो है पुराणों की रचना की गई। और इनके रचयिता कौन थे? लोम महर्षि थे और उनके पुत्र कौन थे? उग्र शर्मा, ठीक है। इन दोनों ने पुत्र और पिताजी ने क्या किया? पुराणों की रचना की, ठीक है। पुराण जो पढ़ते हैं उन्हें पुजारी कहते हैं। और दोस्तों, हुआ यूँ, जब पुराण बने तो ना, स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो उसको सुन तो सकते थे बट पुराण पढ़ नहीं सकते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी सोच कहाँ तक नैरो माइंडेड होती जा रही है। अब स्त्रियों और शूद्रों को जो है पुराण पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा है, बस वो सुन सकते थे बट पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। और जो इनको पढ़ता था उन्हें पुजारी कहा जाता था। और पुराणों की संख्या है हमारी, 18 पुराण है हमारे। और उनमें से भी हम 18 पुराणों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, उनमें से सिर्फ मेन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारा जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और इससे जो है हमको आंध्र सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये हमारा सबसे प्राचीन पुराण है। और दूसरा पुराण हो गया हमारा विष्णु पुराण, इससे जो है हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य जी ने कहा था, उन्होंने किसके बारे में लिखा था? मौर्य युगीन अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसमें किसके बारे में जानकारी थी? मौर्य युगीन समाज के बारे में। तो वैसे ही विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है फिर? मौर्य वंश के बारे में। और तीसरा हो गया हमारा वायु पुराण से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। तो दोस्तों, जैसे वायु गुप्त रूप से बहती है, तो वैसे हमको किसकी जानकारी मिलती है इससे? गुप्त वंश की, ठीक है। और हमारा अगला पुराण हो गया ब्राह्मण पुराण, जिससे हमको जो महापुराण माना जाता है ब्राह्मण पुराण, और इससे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुरुवंश के बारे में, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पुराण हो गया भागवत पुराण, जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। और नॉर्मली मतलब आप लोगों ने भागवत पुराण के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, क्योंकि भागवत पुराण जो है हर पे लेता होगा, तो भागवत पुराण के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अगर ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्योंकि यह मेरी शुरुआत है तो बहुत सी गलतियाँ हो भी जा रही होंगी मुझसे, मैं मानती हूँ। अगर आप मतलब आप लोगों को जहाँ भी लगता है कि मैं गलत हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ या मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है? क्योंकि अभी शुरुआती है तो अब ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं है ना तभी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं ना, वेदों के हिस्से होते हैं। जो वेदों के हिस्से होते हैं उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और वेदांग जो है वेदों को समझने हेतु जो बनाए गए उन्हें वेदांग कहा गया, ठीक है? तो दोस्तों हुआ यूँ कि हमारे कितने पुराण हैं, सॉरी दोस्तों, हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। तो इनसे रिलेटेड जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी बनाए गए हमारे, ठीक है? ब्राह्मण ग्रंथ से जो है हमें क्या जानकारी मिलती है, जितनी भी यज्ञ कर्म कांड होते हैं ना, उन सब की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, ठीक है दोस्तों? इसीलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण भी हो रखा था कि हमारे जो कर्म कांड है उनसे मतलब उनमें जो है हमें हेल्प मिल सके, इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों का जो है निर्माण हुआ था, ठीक है? तो सबसे प्राचीन हमारा वेद कौन सा है फिर? ऋग्वेद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है फिर? ऐत्रेयी ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, ठीक है? इसके 2 इम्पोर्टेंट जो है ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले वेद की तरफ। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना दोस्तों 2 हिस्सों में बटा होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है? शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो होता है शतपथ ब्राह्मण, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है? और दोस्तों जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है ना, वह जो है ऋग्वेद वैदिक साहित्य में जो है ना ऋग्वेद के बाद मतलब ऋग्वेद के बाद जो जिस इम्पोर्टेंट हमारा जो साहित्य है वह कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। मतलब इसकी शतपथ ब्राह्मण की इतनी महत्ता है कि ऋग्वेद के बाद जो है इसी को स्थान दिया गया है वैदिक साहित्य में, ठीक है? और शतपथ ब्राह्मण से हमें शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है इसमें कि स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी होती है। यह जो है हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है? और शतपथ ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा ग्रंथ है, ठीक है? हम अब बढ़ते हैं अब अपने अगले वेद की तरफ। हमारा अगला वेद हो गया सामवेद। सामवेद में जो है हमारा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है फिर? जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? और हमारा लास्ट वेद कौन सा हो गया? अथर्ववेद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है फिर? गौपद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ या मेरे से मैं मतलब मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बेझिझक कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अपने आप में सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है दोस्तों? अब हम मिलते हैं अपनी अगले तीसरे पार्ट में, और उसमें पढ़ेंगे हम उपनिषद के बारे में, आरण्य के बारे में, और स्मृति ग्रंथ के बारे में, ठीक है? और इसके बाद जो है एक पार्ट और आएगा, उसमें हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो है ये लुसेंट सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं कि हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।